हाय गाइस, दिस इज चिराग गुपियानी और आज हमारे साथ है पार्थ पंड्या। पार्थ पंड्या एक राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, एडिटर हैं, सिनेमेटोग्राफर हैं और एक्टर भी हैं। तो ये ऑल इन वन है। इनकी एक नई हॉरर शॉर्ट फिल्म आ रही है जिसका नाम है रिचुअल। ये यूट्यूब पर रिलीज़ होने वाली है। तो आज हम इनसे जानेंगे इस शॉर्ट फिल्म के बारे में और बातचीत करेंगे इसके जो पीछे की कहानी है उस सब के बारे में बातचीत करेंगे। तो पार्थ, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जब शुरुआत की थी शॉर्ट फिल्म्स बनाने की, तो तब से मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ एज एन एक्टर राइटर। और तब आप मोबाइल में उसको शूट करते थे, फिर एडिट करते थे। हमने कुछ शॉर्ट फिल्म में डबिंग भी किया था। और कट टू वहाँ सब यहाँ आते हैं, तो इस शॉर्ट फिल्म को आपने पूरी जो प्रोफेशनल इक्विपमेंट होते हैं फिल्म मेकिंग के, उसके साथ शूट किया है। कैमरा, माइक, सबके साथ शूट किया है। तो ये जो आपकी जर्नी रही है वो कैसी रही है? पहले तो ये बोलूँगा कि कैमरा और एक फ़ोन, दोनों फिल्म मेकिंग काफ़ी अलग है। और जब हम साथ में शूट किया करते थे, प्रॉब्लम्स काफ़ी फेस की हमने। आपने भी की, मैंने भी की, लेकिन हमने ओवरकम की। हमने अपनी तरह से काम किया। इस बार जैसे कि आपने कहा कि मैं इक्विपमेंट्स के साथ थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल मैंने ट्राई किया, अप्रोच अपना रखा है। तो जर्नी काफ़ी बढ़िया रही है, लेकिन काफ़ी कुछ फेस भी किया है। जैसा कि सोसाइटल सभी को पता है कि किस तरह काफ़ी रिस्पॉन्स, ताने सुने जाते हैं। तो वो सब हुआ है। लेकिन अगर प्रोफेशनल स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो मैंने अपने आप में एक ज़्यादा ग्रोथ देखा है कि तब मैं जब शुरुआत में 2020 से हमने स्टार्ट किया था, तब से लेकर अभी तक 2024 जनवरी में काफ़ी कुछ मैंने खुद से काम से सीखा है, ट्राई किया है कि यूट्यूब से सीखूं, मूवीज़ से सीखूं, एनालिसिस अपना खुद का किया है। तो इसी तरह जर्नी काफ़ी ओवरऑल बढ़िया रही है। आपको लगता है कि जो भी इश्यूज आपने फेस किए थे वो आपने उसको एड्रेस किया और आपने अपनी गलती को क्या बोलते हैं कि जो इश्यू था उसको एड्रेस करके आपने जाना कि ये गलती है? आपको लगता है कि उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ? हाँ, उसी से हेल्प हुआ कि पहले हम जब साथ में हम लिखा करते थे, तो आपको कोई आइडिया है तो मैं बोलता चिराग आइडिया बहुत मस्त है। लाइक वी यूज टू अप्रिशिएट ईच अदर्स एफर्ट्स, बट वी डिडंट थिंक दैट ओनली हमको ही सिर्फ पसंद आ रहा था आइडिया। हमने दूसरा ओपिनियन कभी लिया ही नहीं है। एंड आई थिंक दैट समवेयर हर्ट अस। एंड दूसरा प्रॉब्लम जो रहा, जो हमने फेस किया, जो ये मेरा ओपिनियन है, शायद आप अग्री ना भी करें, ये शॉर्ट फिल्म और बाकी सारी शॉर्ट फिल्म मैंने शायद 18 या 19 शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की है। तो मुझे लगता है ऐसा कि ये शॉर्ट फिल्म में मैंने जिस तरह से स्टोरी को क्राफ्ट किया, तो मैंने ये ध्यान में रखा कि मैं कितना कर सकता हूँ। और जब हम पहले स्टोरीज हम डेवलप कर रहे थे, तब हमने ये नहीं देखा कि स्केल हम कहाँ ले जा रहे हैं। हमें उसे प्री प्रोडक्शन टाइम पर जब हम विजुलाइज करते हैं, तब हमने लार्जर देन लाइफ स्कोप रखा। बहुत कुछ बड़ा करने की कोशिश की। वो करनी चाहिए, दैट्स गुड, बट कब वो हमें प्री प्रोडक्शन, हमारे पास स्क्रीन प्ले जब रेडी हो जाए, उसके बाद अगर कोई भी फिल्म है, तो आप अगर एक रिचुअल को जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, अगर मैंने रिचुअल को शॉर्ट फिल्म की तरह ट्रीट ही नहीं किया, बट ड्यूरिंग प्री प्रोडक्शन जब मैं प्लान कर रहा था, तब मुझे पता था कि मुझे कितने बजट में खेलना है, क्या मैं कर सकता हूँ, कितना कुछ अफोर्ड कर सकता हूँ। उसी तरह से मैंने स्टोरी को प्रिपेयर किया। लेकिन उसके बाद जो मेरा अप्रोच रहा है वो काफ़ी एक सिंपल कि मैंने इसे शॉर्ट फिल्म की तरह ट्रीट ही नहीं किया। जैसे मैं फीचर फिल्म बना रहा हूँ उसी तरह से ट्रीट किया, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी उसी तरह से बनाई, एक्टर्स को भी मैंने उसी तरह से मैंने ट्राई किया अपनी ओर से कि मैं उन्हें उसी तरह से प्रेप करूँ। तो ये गलती जो हमने की थी वो मैं चाहता था कि ये दोबारा ना दोहराऊं मैं। इन शॉर्ट कि इट्स ऑल अबाउट प्रोसेस। आपने पूरी प्रोसेस चेंज की, उसके बाद ये सब कुछ ये हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉरर जो मूवीज होते हैं उसमें इमोशनल जो एस्पेक्ट्स होते हैं उसका कितना इंपॉर्टेंस होता है आपके मुताबिक? या ऐसा कहा जाए कि हॉरर जो मूवीज होते हैं इट्स ओनली अबाउट जंप स्कैर और मोर देन दैट फॉर यू? I don't think it's only about jump scares, because अगर आप jump scares देते गए कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी अगर उसमें आपके कैरेक्टर्स में इमोशनल डेप्थ ना हो। जैसा कि अगर हम माइक फ्लेनेगन का एग्जांपल लें, तो उनके कैरेक्टर्स एकदम सिंपैथेटिक वो क्रिएट करते हैं
और जब हमें वो जंप स्केयर प्रेजेंट करते हैं तब हमें डर लगता है। क्यों? क्योंकि हम कनेक्टेड है। यस, वी आर इमोशनली कनेक्टेड विद दोज कैरेक्टर्स, सो उसके लिए उसकी वजह से हम सिंपैथेटिक फील करते हैं कि यार वो कैरेक्टर क्या क्या हो रहा है उसके साथ, सो दैट वी कुड फील इट। सो इमोशनल डेप्थ इज वेरी मच नेसेसिटी फॉर अ हॉरर फिल्म। और मैं ये मानता हूँ कि जंप स्केयर्स वो काफ़ी चीप है एक हॉरर मूवी को डिस्क्राइब करने के लिए। लोग मानते हैं कि सिर्फ जंप स्केयर अगर हो वही उसे ही हॉरर कहा जाता है। दैट्स नॉट इट। वो तो एक क्या बोलते हैं वो मीडियम, हाँ एक चीज़ के पार्ट है हॉरर जॉनरे का। जंप स्केयर्स जिस तरह से आप अपनी स्टोरीज को प्रेजेंट कर सकते हैं, तो आई डोंट थिंक इट्स ऑल अबाउट जंप स्केयर्स। तो आप मानते हैं कि कोई भी जंप स्केयर आता है उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए? Yes, आप ये yes, मानते हैं obviously, कि ऐसा नहीं कि ये चलो रख देते हैं, उसका कुछ मीनिंग, उसका कुछ स्टोरी टेलिंग होना चाहिए? यस यस ऑफ कोर्स। एक जंप स्केयर का पर्पस होना चाहिए। क्यों वो मोमेंट आप डिलीवर करने और कब आप डिलीवर कर रहे हो, ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है हॉरर मूवीज़ में। अगर हम बात करें, हमने जो प्रीवियसली हमारी शॉर्ट फिल्म थी जहाँ पे हमने साथ में काम किया था, यू, देयर वर 5 or 6 जंप स्केयर्स, बट एवरी जंप स्केयर डिलीवर्ड अ पर्पस। सो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो दूसरा क्वेश्चन कि आप एक राइटर हैं और डायरेक्टर भी हैं, और मैम ने भी आपके साथ कई सारे शॉर्ट फिल्म में राइटिंग किया है, तो आप ये मानते हैं कि जो राइटर होता है अगर वो ही उस मूवी का डायरेक्टर है तो वो कैरेक्टर्स को इजीली समझ सकता है या फिर अच्छे से डायरेक्ट कर सकता है? आप ऐसा मानते हैं? दैट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, बिकॉज मेरा ये मानना था, पहले मैं ये मानता था कि अगर आप राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं तो आप बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपको कैरेक्टर्स की, क्योंकि आप ही ने लिखा है, क्योंकि आप ही के दिमाग से वो कहते हैं ना कि वो पेन टू पेपर, यहीं से निकला, यहीं लिखा हुआ और यहीं उसे स्क्रीन पे प्रेजेंट करना है, तो बेटर अंडर। लेकिन अब मेरा वो पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से, कि अगर आपने कोई स्टोरी मुझे लिखी, मुझे दी कि मुझे पार्थ, ये हम साथ में काम करते हैं, आप डायरेक्ट करो, मैंने ये लिखी है, देन आई वुड थिंक अबाउट इट। इफ आई लाइक इट आई वुड से दैट लेट्स डू इट। बट डिपेंड करता है कि मैं किसके साथ काम कर रहा हूँ। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आपके साथ काम करूँ तो मुझे पता है कि आपकी राइटिंग स्टाइल क्या है, मैं ज़्यादा कनेक्ट कर पाऊंगा आपके साथ और आपकी स्टोरी के साथ अगर मैं आपको पर्सनली जानता हूँ। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन राइटर एंड डायरेक्टर्स कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। जैसे मेरे लिए ऐसा है। हम लोगों ने फर्स्ट फिल्म जो की शॉर्ट फिल्म की थी प्रिज्म, तो उसमें ऐसा ही था कि मैंने लिखी थी और आपने डायरेक्ट की थी। तो अगर आप ये बोल रहे कि अगर आपको राइटर पे भरोसा है या आपको उस स्टोरी पे भरोसा है, तो राइटर मैटर नहीं करता कि कोई भी राइटर, आपको स्टोरी से आपको स्टोरी पे कन्वेड इट फार मोर बेटर, स्टोरी पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए। क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा कि जो भी बड़े बड़े जो डायरेक्टर हैं, जैसे क्रिस्टोफर नोलन है, जॉर्डन पील है, वो काफ़ी सारी उनकी फिल्म्स होती है, उसमें या तो वो मेन राइटर होते हैं या फिर कुछ ना कुछ तरह से इन्वॉल्व होते हैं, को राइटर, जैसे कि माइक फ्लेनेगन। तो वो इन्वॉल्व होते ही हैं, क्योंकि भाई वो भी चाहते हैं कि वो ट्राई कर सके कि अगर वो राइटर्स को राइटिंग प्रोसेस में अगर उनका जो इन्वॉल्वमेंट है तो हो सकता है कि वो उनको एज ए डायरेक्टर हेल्प कर सकता है। लेकिन इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, टू ईच टू देयर ओन। ऐसा, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि जैसा कि आपने कहा कि हर बड़ा डायरेक्टर राइटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व और होना भी चाहिए, इसीलिए डेविड फिंचर है तो हम उनका एक प्राइम एग्जांपल ले सकते हैं कि वो राइटर्स ना होने के बावजूद उनका इन्वॉल्वमेंट जो है, तो वो डिपेंड करता है, जैसा कि आपने कहा कि स्टोरी उनका वो सेलिंग पॉइंट है। अगर कोई राइटर उन्हें सेल कर देता है ये स्टोरी, और अगर उन्होंने वो स्टोरी उनको पसंद आई, देन दैट्स इट, वो स्टोरी वो कुल लाइक उनकी हो गई। अब हाँ, वो यहाँ पे छप गया, तो वो कर सकता है। यस। ऐसी कई सारी मूवीज हमने देखी हैं जहाँ पे डायरेक्टर ने हिडन डिटेल्स रखी होती है, जैसे द कंजूरिंग, ऐसे कई सारे मूवीज हैं। अब बॉलीवुड में भी ऐसी सारी चीज़ें होने लगी हैं, जैसे कि मोनिका माय डार्लिंग, जिसमें कई सारे रेफरेंस होते हैं, ईस्टर एग्स होते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से होते हैं, जैसे कि आर्ट डायरेक्शन में कुछ ऑब्जेक्ट के थ्रू होते हैं। तो आपका क्या मानना है कि वो जो जितनी भी चीज़ें हैं, डायरेक्टर कई सारी चीज़ें करता है, जैसे कि एक एग्जांपल है एनिमल का, जिसमें जो डायरेक्टर है उसने अनिल कपूर की जो ऑफिस है वहाँ पे अलग अलग
पेंटिंग्स रखे हुए थे ओके तो क्रिटिक्स ने उसको वो क्वेश्चन उसको पूछा कि उसका क्या मतलब, आपने क्यों रखा था। तो वो डायरेक्टर मतलब बहुत खुश हो गया कि यार आपने इसको नोटिस किया, मुझे नहीं, किसी ने नहीं किया। तो वो बहुत खुश हो गया। तो वो उसको देख के मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है कि आपके हिसाब से आपने भी किया होगा और आप कर भी वाले होंगे, तो लोग उसको नोटिस करते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है या फिर आप करने वाले हैं, नोटिस करें या ना करें उससे आपको फर्क नहीं पड़ता होगा। आपका क्या इसमें है? पहले तो मैं ये कहूँगा कि हर एक मूवी, ये शॉर्ट फिल्म कह ले, फीचर फिल्म कह ले, डॉक्यूमेंट्री कह ले, कुछ भी, हर एक एंटरटेनमेंट जो फैक्टर होता है उनकी दो ऑडियंस होती है, ऐसा मेरा मानना है। एक कैजुअल वॉचर्स, यस गॉट इट, एक हार्डकोर वॉचर्स। यस। जैसा कि कोई मूवी है ओपनहाइमर, लेट्स टॉक अबाउट दैट। ओपनहाइमर ऐसी मूवी है कि जहाँ पे हर इंसान देख सकता है, यस, हर इंसान। लेकिन अगर उस मूवी को दिल से अप्रिशिएट करना है या बहुत अच्छी तरीके से समझना है तो दैट रिक्वायर्स इंटेलिजेंस। यस, हर नोलन फिल्म का ये सेलिंग पॉइंट है, इसलिए उनकी फिल्म्स काफ़ी पॉपुलर है। तो दोनों ऑडियंसेस देख सकती है। तो मेरा भी यही मानना है कि ये दो ऑडियंस हमें दोनों को कैटर करना चाहिए। जैसे कि रिचुअल जब मैंने लिखी, जब मैं राइटिंग प्रोसेस में था, उसके बाद मैंने काफ़ी सारे ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो मैंने ऐड किए, जो स्क्रीन प्ले फाइनलाइज हो गया, फाइनल ड्राफ्ट उसके बाद। तो अगर वो किसी ने जाना, आई वुड बी मोर देन हैप्पी कि किसी ने ऐसी डिटेल्स जो मैंने अपने हार्डवर्क से किया, जो हर डायरेक्टर करता है। सो कहते हैं ना कि शो डोंट टेल। जैसा कि आपने कहा, संदीप रेड्डी वांगा उनके फर्म बिलीवर हैं। जैसा कि मैंने कबीर सिंह और दोनों एनिमल को हार्डली बहुत थोरोली एनालाइज किया है, उसी वजह से उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो हर डायरेक्टर को मजा आएगा कि अगर उनका हार्डवर्क कोई एक्नॉलेज करता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम मूवीज इतनी हार्ड बना दें कि किसी को समझ में ही ना आए। एंड आई लर्न दैट द हार्ड वे। मैंने ऐसा बहुत किया है, बहुत किया है। लेकिन क्या होता है कि मैं सिर्फ एक ही ऑडियंस को कैटर कर रहा था। अगर रिचुअल एक ऐसी फिल्म है कि जहाँ पे आप अगर हॉरर के पूरे पॉइंट को अगर आप मूवी से निकाल भी ले, then it's a family drama. And if you remove the aspect of horror, if you remove the aspect of family drama, then it is an out and out horror. So दोनों चीज़ों को साथ में रखना चाहिए। और अगर डायरेक्टर को किसी ने बोला कि भाई ये मैंने नोटिस किया, तो ऑफ कोर्स वो हैप्पी होंगे, लेकिन दोनों को कैटर करना चाहिए। सो आई बिलीव दैट ऑफ कोर्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हर डायरेक्टर के लिए है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कैजुअल मूवी गोर्स जो फन और एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ मूवीज देखते हैं उन्हें कैटर ना करें। तो आप जो आर्ट डायरेक्टर होता है उनके साथ आपका कोलैबोरेशन ज़्यादा होता है, आप ज़्यादा ध्यान देते हैं उसमें, या फिर आप उसके ऊपर छोड़ देते हैं? ऑनेस्टली कहूँ तो मैंने आर्ट डायरेक्टर के साथ एक ही बार काम किया है। अच्छा। एंड आई एम काइंड ऑफ लाइक अ कंट्रोल फ्रीक। मुझे पसंद है कि सब चीज़ें मैं ही करूँ, जितनी लिमिट तक मैं कर सकता हूँ। तो अभी तक मैंने एक ही बार काम किया है। इस मूवी में मुझे हेल्प थी कपिल भाई की ओर से, मेरी मम्मी की ओर से। सो देयर आर थिंग्स इन द मूवीज दैट यू विल गेट टू सी। ओके। इस बार आपने जो कास्ट के साथ काम किया है, तो अब तक तो हम लोग सब फ्रेंड्स ही कर रहे थे। कोई भी ऐसा प्रॉपर एक्टर नहीं था हमारे पास। तो अभी इस बार आपने थिएटर आर्टिस्ट के साथ काम किया है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। आपने कास्ट के बारे में पूछा, तो सभी थिएटर आर्टिस्ट हैं। मैं इंडिविजुअली सबके बारे में कुछ बोलना चाहूँगा, क्योंकि सभी के साथ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अलग अलग रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विथ आई थिंक लेट्स स्टार्ट विथ द यंगेस्ट। लेट्स स्टार्ट विथ जीत। ओके। जीत ऐसा है कि हमने उनके साथ मैंने भी काम किया है। ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। वो अपना टाइम लेता है कोई चीज़, और जब मैं उसे कुछ गाइड करूँ या उन्हें कुछ स्पेसिफिक नोट्स दूँ तो उन्हें काफ़ी अच्छी तरह से सुनता है वो, और जिस तरह से वो अप्लाई करता है। और हर टेक के बाद अगर मैं डिमांड करूँ कि एक रीटेक और करते हैं, एक बार फिर से करते हैं, तो ही डजंट हेजिटेट एंड ही प्रोवाइड समथिंग यूनिक एट ईच टेक्स। सो वो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है एज अ डायरेक्टर कि मेरे एक्टर के पास रेंज है। वो काफ़ी
काफ़ी शांत बंदा है वो। अगर सरफेस लेवल पे आप उनसे मिलेंगे तो आपको लगेगा भी नहीं कि ये बंदा एक्टिंग कर सकता है, लेकिन व्हेन ही एक्चुअली गेट्स इन द कैरेक्टर ही इज एक्चुअली ब्रिलियंट। यस, he has this quality of nuanced acting. He can convey something far more powerful with very little, यस, with very little expressions, and you would get it if you are watching him on the screen. कि वो क्या बोलना, क्या करना चाह रहे हैं, वो क्या कन्वे करना चाहते हैं वो आप इजीली समझ सकते हैं, इजीली। सो जीत के साथ it's always fun to work with him. एक्चुअली वो थिएटर आर्टिस्ट नहीं है, वो प्लेज में वो काम करते हैं। अच्छा, ओके, यस। तो सारे थिएटर आर्टिस्ट हैं। हाँ, फिर काव्या की बात करें, काव्या जब ललित अंकल की वो नीस है और उनके साथ भी काम करने का एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा। एक्चुअली दोनों के साथ एक स्पेसिफिक सीन है जहाँ पर मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर सौरव और काव्या और जीत ने हमने एक सीन प्रिपेयर किया था, और जब हम शूट कर रहे थे तो अब रूम में सिर्फ 4 लोग थे। सो आई वॉज हैंडलिंग द कैमरा, सौरव वॉज असिस्टिंग मी, एंड वो जो 1.5-2 घंटा है वो पूरे मेरे एक्सपीरियंस, पूरा जो शूटिंग एक्सपीरियंस ये 2 दिन का था वो सबसे बेस्ट मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ और 2 बदमाश बच्चों को मैं हैंडल कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा था। काफ़ी मज़ा आया दोनों के साथ, और काव्या के साथ भी एक इंडिविजुअल बॉन्ड बना मेरा। मुझे लगा कि वो मेरी छोटी बहन है ऐसा। और आई एम नॉट सेइंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। मुझे वो फील हुआ कि अब जेन्युइनली बिलीव करते होंगे। हाँ, वो काफ़ी बड़ी आर्टिस्ट है और काफ़ी पोटेंशियल है उनमें, तो उनके साथ भी काफ़ी मज़ा आया। फिर ओम जोशी, पहली बार जब हमने उनका इंटरव्यू किया था तब आपने उन्हें बताया था कि वो काफ़ी लेट आए थे। यस, वो सबसे लेट थे। बीच में जब मैं स्टोरी नरेट कर रहा था तब वो आए थे, एंड ही गॉट द पार्ट इवन आफ्टर बीइंग द लास्ट पर्सन टू अराइव ऑन द ऑडिशन। यस, so that actually speaks a lot about him as an actor. Yes, so I think he was fantastic. And जब वो बोल रहे थे कि मैंने I am a one shot guy, he actually was. Yes, there were several scenes where I thought कि यहाँ पे टाइम लगेगा, यहाँ पे टाइम लगेगा, यहाँ पे टाइम लगेगा, नहीं लिया उसने टाइम, and I was shocked कि ये बंदा काफी अच्छा डिलीवर कर रहा है। कॉन्फिडेंस से आता है। हाँ, ये चीज कॉन्फिडेंस से ही आती है। एंड दैट इज समथिंग दैट ही गेट्स ही ब्रिंग्स टू द टेबल। यस, एंड आई लाइक हिज कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी। सो और वो स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट भी किया, ऑफसेट भी रिफ्लेक्ट किया, और स्क्रीन पे भी जब वो चाहिए था, जब वो रिक्वायर्ड था, तो वो पूरी तरह से वो सरेंडर कर देते हैं। जो हमारे बीच कम्युनिकेशन था वो काफ़ी ईजी रहा। एंड प्रियंका के साथ भी काम करने बहुत मज़ा आया। जो उनका इमोशनल क्वोशंट है वो काफ़ी हाई है, और वो आपको देखने को मिलेगा एक मूवी में, एक स्पेसिफिक सीन में, जहाँ पे मेरे एक्सपेक्टेशंस से भी काफ़ी बढ़िया उन्होंने परफॉर्म किया। एंड आई थिंक शी हैज़ अ ग्रेट पर्सनालिटी। एंड ऑनेस्टली मैं कहूँ तो मैंने कास्ट के साथ टाइम स्पेंड किया ही नहीं सेट पर। वो अलग हैंग आउट करते थे, मैं अलग रहता था, क्योंकि मैं वो चाहता नहीं था। और काफ़ी लोगों को ये लगता है कि आपको तो पता ही है, उनको ऐसा लगता है कि मैं एरोगेंट हूँ, एंड आई एम नॉट। ही इज नॉट, आई कैन वाउच फॉर दैट। आई एम नॉट एरोगेंट, बट ये मेरा अप्रोच ही ऐसा है, क्योंकि मैं ज़्यादा घुलना मिलना नहीं चाहता। मैंने वो मिस्टेक्स की है सेट पर। हम जब साथ में थे तब हमने वो किया है कि ज़्यादा कास्ट के साथ मिलजुल जाने से काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। फोकस हट जाता है। यस, वो प्रोफेशनलिज्म जो हमने वो थिन लाइन होती है वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए। सो वो मैंने इस बार काफ़ी, तो उनको लगता होगा कि ये हमारे साथ रहते नहीं, बट दैट इज़ द रीज़न, दैट्स माई प्रोसेस, एंड वो मैंने सीखा है और मैं आगे भी वो कंटिन्यू करना चाहता हूँ। एंड लास्टली कपिल भाई, बाय फार वन ऑफ द बेस्ट एक्टर आई एवर वर्कड विथ, इंक्लूडिंग यू। सो थैंक्स। आई थिंक उनके साथ काम करने में सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आया। And I would not shy away from saying that he carried this film on his back. उनका कैरेक्टर भी yes, he is the showstopper of this film. And I mean no offense to anybody else, but ये सच्चाई है कि उन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया है और जिस लेवल पर, I think he did more than fantastic. टीजर में उनका एक सीन है जो ब्लू लाइट में, उनका जो
आंखों का एक्सप्रेशन है बहुत yes, ही yes, yes, एक दमदार उनका एक लुक है यस जो वो हमें देखने को मिला। तो उस हिसाब उसको देख के हम बोल सकते हैं कि उनकी उनकी जो पर्सनालिटी होगी स्क्रीन पे वो बहुत ही कंट्रोल्ड होगी। यस तो वो एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिली। मैंने सभी से ये एक्सपेक्ट किया था कि वो अपने कैरेक्टर पर वर्क करेंगे और सभी ने किया है, बट जिस डेडिकेशन के साथ कपिल भाई ने वो किया है काम, दैट वाज ब्रिलियंट। कि उन्होंने अपने आप को ढाला उस कैरेक्टर में, ऐसा लगा ही नहीं कि वो कपिल भाई। जैसा मैं एक्शन बोलता था, यू कैन सी दैट it's Rajat Desai in front of you, right in front of your eyes, and that is a very good quality as an actor, because अगर आपको ये लगता है कि आप ये बन गए, that's good, but अगर सामने वाले को ये लगने लगा कि ये लगने लगा कि नहीं ये बंदा ये नहीं है, he's become something else, so that is a very good quality to possess, and Kapil Bhai nailed it. कितना भी मैं उनके बारे में बोल लूँ वो कम ही लगेगा। जब आप फिल्म देखेंगे यू विल अप्रिशिएट हिम फॉर हिज एफर्ट्स। उनका नेचर जो शांत है, हाँ, तो उनकी जो एक्टिंग है वो एकदम हम कह सकते हैं मैच्योर एक्टिंग है। यस यस यस, वो एकदम शांति से समझते हैं। ही टेक्स हिज टाइम। यस, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड ही प्रिपेयर्ड फॉर द रोल कॉन्स्टेंटली। हम रोज बात करते थे, हमने साथ में वर्कशॉप्स भी किए, 1-on-1 वो मेरे घर आते थे, और सभी के साथ मैंने किया, ऐसा नहीं कि उनके साथ, लेकिन उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस आई थिंक मैं ये लाइफ टाइम याद रखूंगा। तो डायरेक्टर के लिए यही एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि उनके जो एक्टर हैं उनसे उनको सेम रिस्पॉन्स मिलता है जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाँ। तो ये डायरेक्टर के लिए बहुत आसान हो जाता है। यस और वो बहुत खुश होते हैं काम करने में। वो कम्युनिकेशन इजी रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडी फिल्म मेकर्स की बात करें, इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में शॉर्ट फिल्म्स का अगर जो जॉनर है, अगर आप उसको देखें तो ऐसी जनरली कॉमेडी, सोशल मैसेज वाली शॉर्ट फिल्म्स ज़्यादातर बन रही हैं। क्योंकि वो रीच करती हैं ऑडियंस तक, क्योंकि उनकी रीच होती है। सोशल मैसेज जो होते हैं या फिर कॉमेडी होती है तो वो जनरली ऑडियंस तक जाती है, तो वो आगे भी जाती है शॉर्ट फिल्म्स। तो उनके ऊपर से वो डेब्यू भी करते हैं, आगे जाती है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जब ये बड़े स्केल पर आपका ये पहला प्रोजेक्ट है, तो आपने एज अ फर्स्ट प्रोजेक्ट आपने हॉरर जॉनर को चुना फर्स्ट बिग स्केल मूवी बनाने के लिए। तो आपका मतलब क्या इंटेंशन था? आपको नहीं लगा कि ये रिस्की है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आप इंडिया में इसको आई गॉट योर पॉइंट। आई डोंट थिंक कि मुझे ये रिस्की लगा और ऐसा कुछ, क्योंकि मेरे लिए ये काफ़ी पर्सनल फिल्म है। बैक इन जुलाई लास्ट ईयर मेरी मम्मी का रोड एक्सीडेंट हुआ था, सो एंड बाय गॉड्स ग्रेस शी रिकवर्ड फ्रॉम इट, बट तब मुझे ऐसा लगा, आई रियलाइज कि मैं 2 सेकंड दूर था अपनी माँ को खोने से। एंड यू नो, हम कोसते रहते हैं अपने माँ बाप को कि पापा आपने ये क्यों किया, पापा आपने ये क्यों नहीं किया, मम्मी तुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, तूने ऐसा क्यों करा। तो हम बिना कुछ उसके पीछे का रीज़न जाने हुए हम चढ़ जाते हैं अपने माँ बाप पर कि हमें उनकी चॉइसेस, उनके डिसीजंस हम अग्री नहीं करते। और शायद आगे भी ऐसा होता रहे, और ये जनरेशन में ऐसा होता है। इट्स अ कॉमन थिंग। यस। सो तो उस वक्त अगर मेरी माँ को कुछ हो जाता, सो मैं ये सोचता रहता मेरे मन में कि मेरी मम्मी क्या सोचेगी अब, कि मैं उसे हर वक्त टोकता रहता, कि उसके हर डिसीजन पे क्वेश्चन करता रहता। सो उस थॉट से मुझे एक आइडिया आया कि मुझे एक ऐसी स्टोरी प्रेजेंट करनी है जिससे हर लोग रिलेट कर पाए और समझ पाए कि पेरेंट्स की वैल्यू करना कितना इम्पोर्टेंट है इस टाइम में। क्योंकि मैं आजू बाजू कहीं भी देखूं तो काफ़ी जगह मैंने ये पाया मेरे फ्रेंड सर्कल में, एंड काफ़ी जगह कि वो अपने पेरेंट्स को कोसते रहते हैं, उनको कांस्टेंट ब्लेम करते रहते हैं। वो ये नहीं सोचते कि उनके नीड्स को फुलफिल करने के लिए उन्होंने कितने सेक्रीफाइसेस किए। सो वी शुड एज देयर चिल्ड्रन वी शुड एक्नॉलेज द फैक्ट दैट दे मेड सेक्रीफाइसेस फॉर अस, एंड दैट वाज द इंटेंशन बिहाइंड द फिल्म कि मुझे ऐसी स्टोरी प्रेजेंट करनी है कि जहाँ पे हर लोग उससे रिलेट कर पाए ऑन एन इमोशनल लेवल। ये मुझे पहुंचाना था ऑडियंस तक कि आवर पेरेंट्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। यस,
ये आपने चीज़ कही है, बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है। यस क्योंकि हर जगह पे आप देख रहे हो कि जो बच्चे हैं वो ये देख रहे हैं कि उनके माँ बाप ने उनके लिए क्या नहीं किया। यस 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 एग्जैक्टली। वो नहीं देख रहे कि वो उन्होंने Yes. क्या किया है। हाँ और पेरेंट बहुत सारी चीज़ें करता है, हाँ। वो कभी बोलते नहीं है। Yes. कभी नहीं बोलते। तो ये and सब्जेक्ट, we still judge them for it. यस We shouldn't, but we still do. And I think that needs to change. That Yes. needs to change. And इसी वजह से मुझे ये इश्यू एक्सप्लोर करना था। और आई थिंक जब मैंने सोचा इस बारे में इन डेप्थ, तो मुझे लगा कि हॉरर वुड बी द परफेक्ट मीडियम क्योंकि वो कनेक्ट टू हो टेल दिस पाएगा। स्टोरी। यस यस यस। यस। ऐसी कोई चीज़ जो आपको बहुत ही चैलेंजिंग लगी इस शॉर्ट फिल्म के बारे में, मतलब कास्टिंग से लेके पोस्ट प्रोडक्शन में, ऐसी कोई चीज़ लगी आपको? आई थिंक कास्टिंग एंड मेकअप। ओके। It is a unusual thing to say, but casting was an integral part of this film because on screen ऐसा लगना चाहिए कि ये एक फैमिली है। फैमिली है, यस। वो काफ़ी, क्योंकि अगर आप एज अ व्यूअर आप कुछ देख रहे हो तो आप तुरंत ही पिन पॉइंट करोगे, पॉइंट आउट करोगे कि यार ये जम नहीं रहा, ये लग नहीं रहा कि ये हस्बैंड एंड वाइफ Yes. है, या ये भाई बहन है, ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि ये एक फैमिली है। यस। सो पहला मेरे दिमाग में यही थॉट था कि casting should be on point. And I think what I got was a fantastic ensemble, and वो लगा कि they are not प्रियंका और ओम और कपिल भाई और जीत और काव्या, they are the Desais. यस। So that was my primary concern कि, और वो काफ़ी चैलेंजिंग रहा मेरे लिए, क्योंकि मैंने 21-22 ऑडिशंस लिए। ओके। एंड तब मुझे जाके ये कन्विंसिंग कास्ट मिली। तो आई एम लकी कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, और मेरी एक्सपेक्टेशंस को भी वो एक्सीड कर गया। तो इसी पर आते हैं कि आपका ऑडिशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने फर्स्ट टाइम इसको कंडक्ट किया होगा, तो कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? फर्स्ट ऑफ ऑल आई मिस्ड यू वेरी मच, बिकॉज ऑनेस्टली मैं सबको बताना चाहूँगा कि ईशान रोल वो स्पेसिफिकली रिटन फॉर यू। यस। मैंने वो लिखा था विथ यू इन माई माइंड, यस यस। बट ड्यू टू टाइमिंग एंड शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स यू कुडंट डू इट। सो जब हम रिहर्सल्स कर रहे थे, तब ऑडिशंस भी किया, तब आई मिस्ड यू अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दिस। एंड आई थिंक जैसा कि आपने बोला कि एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो काफ़ी बढ़िया रहा। मैंने काफ़ी कुछ सीखा कि लोगों से मिलना जुलना, किस तरह के लोग आते हैं ऑडिशंस पे, वो किस तरह का बर्ताव करते हैं। एंड आई लर्नड अ लॉट कि जब आप मैंने वो काफ़ी बार किया है ऑडिशंस ने, इंटरव्यूज, एंड आई सो कांस्टेंट फेलियर। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई हैड इन माय माइंड कि मुझे जो भी आए मेरे पास, उनके साथ काफ़ी अच्छी तरीके से पेश आना। यस यस। बिकॉज आई वॉज मेरे साथ जो हुआ, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, बट दैट वाज माय प्राइमरी माय क्या कहते हैं उसे, कि वो मेरी प्रायोरिटी थी कि अच्छी तरीके से उनके साथ डील करना है, अच्छी तरह से रहना है। उनके लिए भी एक्सपीरियंस यादगार होना चाहिए जितना मेरे लिए। जनरल ऑडिशंस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो लोग उनके पास टाइम की कमी होती है। तो बहुत जल्दी कराते हैं। तो ये सब चीज़ें थी। मैंने सबको इक्वल, मैंने ट्राई किया कि मैं सबको इक्वल टाइम दूं और सब अपना टैलेंट दिखा सके। सो और ऐसा नहीं कि मैंने किसी को रिजेक्ट किया तो वैसा रूडली बिहेव करना, और आई डोंट थिंक दैट्स द वे टू गो। क्योंकि वो ये आपका थॉट है कि आपको उनके वो कैरेक्टर में नहीं जम रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छे एक्टर नहीं है। यस एग्जैक्टली। ये आपकी रिक्वायरमेंट में नहीं था। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग बहुत फिट द मोल्ड। यस यस यस। तो ये प्रोफेशनलिज्म में भी एक बहुत बड़ी बात है। यस यस। ओके, तो अब आते हैं कि आपकी फेवरेट हॉरर मूवीज कौन सी हैं, और आपका मोस्ट फेवरेट फिल्म मेकर इन हॉरर जॉनर। कोई भी लैंग्वेज, लाइक Should I give you a PR answer? No. ये ऑनेस्ट आंसर। ओके, आई थिंक फेवरेट फिल्म्स की बात करें तो it's a no-brainer. The first Conjuring is by far one of the greatest Hollywood horror film of all time. I think Shining is there for me as well. और third would be काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन I would say the first Paranormal Activity. Yes, वो सीरीज भी बहुत ही मस्त है। Yes. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ कंज्यूरिंग, द शाइनिंग एंड फर्स्ट पैरानॉर्मल एक्टिविटी। और मोस्ट फेवरेट डायरेक्टर इन हॉरर जॉनर?
आप दो का भी नाम ले सकते हैं. That is a difficult thing. I think saying one or two wouldn't be fair. तो क्या आप लिस्ट दे दीजिए, कोई बात नहीं. In no particular order. Yes. Mike Flanagan. Yes. उस वहाँ उनका होना वो जायज़ है. जायज़ है. And it's a no-brainer again. Then David Sandberg. क्योंकि जो उन्होंने किया है, आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय हिम बिकॉज उन्होंने भी शॉर्ट फिल्म्स के साथ शुरुआत की थी. लाइट्स आउट उनकी काफ़ी बढ़िया फिल्म रही. शॉर्ट फिल्म से वो फीचर में ट्रांजिशन किया. सो ही इज़ एन इंस्पिरेशन टू मी. देन आई वुड से जेम्स वान, माइक फ्लेनेगन, आई सेड इट, डेविड सेनबर्ग इज देयर, एंड आई थिंक हु इज लेफ्ट? I can't say Stanley Kubrick because he is not in that genre specifically. So these three would be the ideal for me. Yes. In a horror genre. ये शॉर्ट फिल्म के बारे में आप अगर बात करें तो आप ऑडियंस को बताइए कि उनको ये शॉर्ट फिल्म क्यों देखनी चाहिए आपके हिसाब से एज ए डायरेक्टर. आई थिंक अगर मैं रिचुअल की बात करूँ तो जैसा कि हमारे पूरे मार्केटिंग कैंपेन में सभी लोगों ने बताया कि ये काफ़ी अलग शॉर्ट फिल्म्स हैं. नॉर्मल हॉरर शॉर्ट फिल्म से काफ़ी अलग है. सो आई थिंक जिस तरह से हम सभी ने, फिल्म मेकिंग एक टीम एफर्ट है. ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने ही काम किया है. अगर मैं ये बोलूँ तो काफ़ी अनफेयर है ये, क्योंकि मैंने सिर्फ स्क्रिप्ट लिखी. काम किसने किया? उन सब ने. एक्टर्स ने किया. मेरी क्रू ने किया. मेरे मम्मी पापा नाना नानी सब लोग इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे. एंड इट इज़ अ टीम एफर्ट. एंड आई थिंक ये काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड मूवी है. और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर आप इस फिल्म में से हॉरर एस्पेक्ट को निकाल भी लो पूरी तरह से, देन इट इज़ अ फैमिली ड्रामा. और इट इज़ वर्थ चेकिंग आउट कि जिस तरह से एक फैमिली, एक डिसफंक्शनल फैमिली प्रिटेंड कर रही है कि वो एक परफेक्ट फैमिली है. और हर एक इंडिविजुअल कि कोई अपनी स्टोरी, कोई अपना स्ट्रगल चल रहा है. और वो सब एक ही पैकेज में लिपट लुपट के प्रेजेंट किया है. मैंने ट्राई किया अपनी ओर से कि एक ऐसी फिल्म बनाऊं कि जहाँ पे, जैसा कि मैंने कहा, सब लोग रिलेट कर सके. एंड द फिल्म डजंट हैव एनी जंप स्केयर एट ऑल. आई वांट टू रिवील इट. देयर इज नो जंप स्केयर. ओके. इट इज़ अ आप कह सकते हैं कि ये एक एलिवेटेड हॉरर फिल्म है जहाँ पे हॉरर को एक मीडियम की तरह यूज़ किया गया है एक ह्यूमन स्टोरी को कहने के लिए. सो आई थिंक एवरीबडी शुड वॉच इट फॉर डिफरेंट रीजंस. इफ यू वांट फुल ऑन एंटरटेनमेंट, you can watch Ritual. If you want a detail oriented movie, you can watch Ritual. If you want to be scared shitless, you can watch Ritual. So हर एक रीज़न के आपको रिचुअल देखनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आप हॉरर फैन हो तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है. तो कोई भी फैमिली होती है, वो जनरली हम नहीं कह सकते कि वो परफेक्ट फैमिली होती है. कुछ ना कुछ तो सबकी स्ट्रगल चल ही रही होती है. तो वी कैन से दैट कोई भी फैमिली है, ये उनको वो लोग इस शॉर्ट फिल्म को रिलेट कर पाएंगे. कुछ ना कुछ तो रिलेट कर ही पाएंगे. ओके. जो एक्टर और डायरेक्टर की अंडरस्टैंडिंग होती है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आई थिंक जैसा कि आपने कहा कि इट इज़ एन इम्पोर्टेंट थिंग. आई थिंक अगर कोई भी फिल्म बने और वो अंडरस्टैंडिंग एक एक्टर और डायरेक्टर के बीच अगर ना हो, तो वो फिल्म 100% चांस है कि वो वर्क नहीं करेगी. क्योंकि एक ढांसू, एक बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए दोनों 50% दोनों की तरफ से, अगर हम 50-50 मिलाए दोनों की तरफ 100, बट वो जो कोऑर्डिनेशन है दोनों के बीच, वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी बढ़िया फिल्म के परफॉर्मेंस का. कि चाहे वो आप कह लीजिए कि एक्टिंग की तरफ से हो या डायरेक्शन की तरफ से हो, वो दोनों का मर्ज होना काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है कोई भी फिल्म के लिए. सो आई थिंक एक डायरेक्टर को कई बार सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं. कि शायद किसी बार एक एक्टर ने आइडिया दिया, सो मेरा ऐसा मानना है कि मैं इम्प्रोवाइजेशन अलाउ नहीं करता. लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि ऑन सेट मुझे ऐसा कहा गया कि अच्छा लगा आपको? हाँ, कि प्रेजेंट किया गया आइडिया कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, एंड इफ इट क्लिक्स आई अलाउ इट. बिकॉज इफ आई डोंट एंड आई डिक्टेट द सेट, and or either I dictate the
what the actors are doing, then there is no point in being a director, because फिर तो मैं उन्हें पपेटियर्स की तरह चला रहा हूँ कि भाई तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर. So you believe in creative freedom? Yes, yes, of course. At some extent. Yes, 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 at some extent. Yes. Yes, that is the right word. तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आपको एक्टर्स को आपके एक्टर्स को कंफर्टेबल फील करवाना. Yes. कि अगर वो कंफर्टेबल है ही नहीं, then the performance wouldn't come out naturally. It would look robotic in a way. It would look very bad. It wouldn't even look like he's acting. Yes. वो ऐसा लगता है कि भाई वो अपनी लाइन्स उन्हें दी है, वो करके वो पढ़ ली. एंड वो काफ़ी ख़राब लगेगा, क्योंकि अगर वो कन्विक्शन के साथ डिलीवर कर ही नहीं पा रहा है, और कैसे भी करे क्योंकि वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, then there is no point in making a film. So I think it is a very very important thing कि और एक एक्टर और डायरेक्टर के बीच एक अंडरस्टैंडिंग हो, और वो दोनों साइड से होनी चाहिए. अगर जैसा कि मैंने कहा कि एक्टिंग के ऐसा हर एक एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डायरेक्टर को सरेंडर करे. आई बिलीव इन दैट. आई एम अ फर्मली बिलीवर ऑफ दैट कि अगर आप सुन ही नहीं रहे, अगर आप किए जा रहे हैं कि भाई नहीं मुझे तो यही करना है, then it wouldn't work because director wouldn't like it. But sometimes वो नहीं बोलेंगे, चला लेते हैं भाई, एक दो बार का है चला लेंगे. And it would overall it would hurt the product, it would hurt the film, and that is not a good thing. ऐसा हुआ ही है कई बार कि जो बड़े बड़े एक्टर होते हैं, उनकी कुछ कंडीशन होती है कि भाई मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो डायरेक्टर को सेक्रीफाइस करना पड़ता है कुछ चीज़ें. जैसे कि बॉलीवुड में भी है कि कई एक्टर्स हैं जो लिमिटेड आवर्स में काम करते हैं, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, दैट इज़ नॉट अ वे टू गो. बिकॉज अगर आपकी कोई प्रोसेस है और हाँ आपने वो अर्न किया है, आपने कई सारे साल दिए इंडस्ट्री में इस काम के लिए, आपने डेडिकेशन के साथ काम किया है, यू अर्नड इट, बट दैट डजंट मीन कि बाकी सारों का हार्ड वर्क पानी में चला जाए. सो आई थिंक कि दोनों तरफ से बैलेंस होना चाहिए, कि एक्टर को भी डायरेक्टर को समझना चाहिए कि क्या वो अगर रीटेक्स करवाए, जैसे कि डेविड फिंचर को काफ़ी बार क्रिटिसाइज किया गया है कि वो काफ़ी टेक्स लेते हैं, 50 टेक 30 टेक इंसर्ट शॉट. जैसे कि ज़ोडिएक में एक सीन है जहाँ पर जेक जिलनहॉल अपनी डायरी को सिर्फ सीट पे रखते हैं, तो वो शॉट सिर्फ इंसर्ट शॉट है, तो उन्होंने 27 बार वो शॉट लिया था. तो जेक जिलनहॉल डिडंट कंप्लेन अबाउट इट. यस, बट ही वाज आस्किंग क्वेश्चंस कि दिस इज देयर इज नथिंग, कोई फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं है, कुछ नहीं, एक सिंपल एक बुक को यहाँ पे एक सिंपल बुक को एक इंसर्ट शॉट है जहाँ पे एक बुक को प्लेस किया जाता है. देन क्यों इतनी बार क्यों करना पड़ रहा है? देन डेविड फिंचर रिप्लाइड दैट कि उनका आंसर काफ़ी सिंपल था कि उनको ठीक नहीं लगा. दैट वाज हिज आंसर. नाउ एक्टर्स को वो बात रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टर अपना एक विजन लेके आता है. तो वो हर एक बात आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि क्यों ये शॉट इतनी बार आप ले रहे हैं, क्योंकि उनको खुद को भी पता नहीं होता. उनको एक इंस्टिंक्ट होती है कि भाई मुझे नहीं लग रहा है. उसके कोई एक्चुअल रीजन वो दे भी नहीं सकता. यस, क्योंकि अगर वो इंस्टिंक्टिवली आता है कि मैंने यहाँ पे ये फोन प्लेस किया तो मुझे लगता है कि ये बरोबर है, आपको लगेगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, फिर आप उसे घुमाएंगे, फिर मैं फिर से वो करूँगा. लेकिन जब तक मुझे वो कन्विंसिंग नहीं लगेगा तब तक वो पॉइंट ही नहीं है. तो दैट इज द थिंग कि हम जब रिचुअल शूट कर रहे थे, देयर वर इंसिडेंट्स कि मैंने 10 बार टेक्स करवाए हैं कि मुझे वो कन्विंसिंग नहीं लगता था. लेकिन किसी भी मेरे कास्ट मेंबर्स ने, कोई भी एक्टर ने मुझे क्वेश्चन नहीं किया कि क्यों पार्थ भाई आप ये इतनी बार करवा रहे हैं, क्यों. सो कोऑर्डिनेशन दोनों साइड से था, होना चाहिए. उन्होंने मेरी रिस्पेक्ट की, मैंने उनकी की, तब जाके ये एक अच्छी फिल्म बनी है जो आप सब देखेंगे. सो दोनों साइड से आता है, क्योंकि अगर वो बोलते हैं कि नहीं ये इसके बाद मैं नहीं करूँगा, 4-5 टेक के बाद अब नहीं, अब आगे चलते हैं, it can't work like that. It's a creative process. There is no end. Yes. There is no limit. और ऐसा कोई नियम रूल्स भी नहीं होते कि भाई इतना हो गया तो हो गया. Yes. तो एक्टर्स जब सजेशन देते हैं आपको, तो आपको लगता है कि ये आप एक पॉजिटिव तरीके से देखते हैं कि क्योंकि वो सजेशन दे रहा है, इसका मतलब वो कैरेक्टर के बारे में जानता है. उसने सोचा होगा एज ए कैरेक्टर के बारे में. तो आपको लगता है कि एक पॉजिटिव थिंग है कि क्योंकि वो सजेशन दे रहा है, इसका मतलब वो आपने जो भी मटेरियल दिया है उसके अलावा भी उसने उस कैरेक्टर के बारे में सोचा होगा. आपको लगता है ये? आई थिंक इट डजंट ऑलवेज वर्क लाइक दैट.
Okay. समटाइम्स क्या होता है कि जैसा कि आपने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि कोई एक्टर ने आपने एज ए डायरेक्टर मैंने कुछ मटेरियल दिया तो कोई एक्टर आके बोल रहा है कि भाई व्हाट इफ वी डू दिस इंस्टेड ऑफ दिस, एंड समटाइम्स आई वुड लाइक ये मैंने क्यों नहीं सोचा। यस, ऐसा होता है। ऐसा सोचा है, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। एंड फिर वो फिट बैठ जाता है तो मैं बोलता हूँ कि यस यू कैन डू दैट, बट समटाइम्स एक्टर्स, मेरे साथ ऐसा हुआ है पर्सनली कि वो ऐसे ही बोल देते व्हाट इफ वी डू दिस, वो कुछ एक्स्ट्रा लेके आते लेकिन उसके पीछे एक्सप्लेनेशन नहीं होता। यस, इफ आई आस्क कि व्हाई, देयर इज नो आंसर, देयर इज नो आंसर, उनके पास वो जवाब होता ही नहीं कि क्यों ये वो ऐसा करे। यस, दैट इज एन इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर आप ऑन स्क्रीन है, हम ऐसे बैठ रहे हैं तो आपने ये पैर यहाँ पे रखा, देयर शुड बी अ रीजन कि आपने यहाँ पे पैर रखा। ऑन स्क्रीन जो हर एक फ्रेम में कुछ भी मोमेंट, कोई भी बॉडी लैंग्वेज की कोई कुछ भी होता है, देयर इज अ रीजन फॉर इट। यस, अगर आपने हाथ यहाँ से यहाँ लिया, आप खा रहे हैं खाना, अगर यहाँ से यहाँ आप अटक गए, फिर 1 सेकंड बाद खाया, देयर इज अ रीजन, आप सोच रहे हैं कुछ। यस, वो कोई रीजन है कि जहाँ पे डायरेक्टर ने और या एक्टर ने ये किया कि वो रुका, फिर एक सेकंड के बाद लिया। तो क्यों वो ऑडियंस को पता चलना चाहिए। yes. क्योंकि उन्होंने वो रख दिया है, जैसा कि हमने कहा था कि डिटेलिंग, दैट्स कॉल्ड डिटेल। सो आई थिंक हर बार ऐसा नहीं होता कि एक्टर्स प्रिपेयर होके आते हैं या उनका इम्प्रोवाइजेशन, कोई बार तो उसमें कोई लॉजिक ही नहीं होता। यस, इन शॉर्ट कि डायरेक्टर और एक्टर दोनों को, एक्टर्स को भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए डायरेक्टर की, क्योंकि वो कुछ बोल रहा है तो कुछ रीजन होगा, और बुरा नहीं मानना चाहिए कि भाई मेरी बात ये नहीं मान रहे हैं, क्योंकि इस तरह से तो काम हो भी नहीं सकता। नहीं वो तो और हॉलीवुड में भी ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे एक्टर लोगों ने बहुत सारा वर्क किया होता है, तो उनको क्रेडिट भी देते हैं कि भाई इन्होंने इनपुट इतने दिए हैं, तो क्रेडिट भी देते हैं। इट इज अ टू वे स्ट्रीट। यस यस, बिकॉज अगर एक एक्टर सेट पर आता है कि आई वुड जस्ट से माई लाइन, आई वुड डू द एक्टिंग एंड देन दैट्स इट, मेरा दिन खत्म, घर पे जाके मैं सो जाऊंगा। इट डजंट वर्क लाइक दैट। एक्टिंग इज नॉट रीडिंग आउट योर लाइन्स और giving out certain expression and saying those lines. It's not that. It is, you live in a different skin. Yes. You become someone else. Someone else. Yes. That's acting. You are pretending to be someone else. Yes. And on some level, the pretension also becomes, वो काफी नीचे चला जाता है. Sometimes you get so much involved that you forget that this is someone else. I'm pretending to be someone else. Yes. You feel like you are that. There's मैं काफ़ी बार मैं ये कहता हूँ, आपको भी शायद मैंने कहा होगा कि अगर आप कोई रोल प्ले कर रहे हो, यहाँ पे आपने किसी पार्ट के लिए हाँ बोला है किसी को, तो अगर आप में वो 1% भी वो नहीं है, तो आप कन्विंसिंगली वो विथ कन्विक्शन वो आप पोर्ट्रे नहीं कर पाओगे। मेरा ऐसा करना होगा कि अगर रोल का कोई भी 1% भी पार्ट आपके साथ रिलेट करना चाहिए, तो ही आप कन्विंसिंगली पोर्ट्रे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप सीरियल किलर का रोल प्ले कर रहे हैं तो आप सीरियल किलर हो बन जाए, और या बन जाए। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट एक सीरियल किलर है तो वो कोई रीजन होगा, जैसे कि गुस्सा। यस, तो गुस्सा है, तो अगर आपके पास वो गुस्सा है तो आप यू कैन प्ले इट चैनलाइज कर सकते हैं। यस, एग्जैक्टली, आप चैनलाइज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ रिलेट कर सकते हो, आप वो फील कर सकते हो गुस्सा। तो कोई एक एस्पेक्ट या फिर कोई 1% कोई क्वालिटी अगर आप कैरेक्टर की रिलेट, तो ही आप वो पार्ट विथ कन्विक्शन पुल ऑफ कर पाओगे। अदरवाइज यू शुडंट इवन ट्राई इट। यू शुडंट इवन ट्राई इट। यू शुड जस्ट से नो कि ये भाई ये मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ, ये मैं इस कैरेक्टर के साथ कुछ रिलेट नहीं कर पा रहा। ऐसा कई बार हुआ है, कितने सारे एक्टर्स ने रोल्स के लिए मना कर दे कि भाई, जैसे एग्जांपल है बाजीगर का। यस, तो एसआरके को जब ये रोल ऑफर्ड हुआ था, उसके पहले बहुत सारे एक्टर को हुआ था। ओके, बहुत सारे एक्टर्स को, लेकिन वो नहीं, हम नेगेटिव रोल नहीं कर पाएंगे। तो एसआरके ने बोला कि मैं कर दूंगा। यस, तो उसको रोल मिल गया। तो बिलीव होना चाहिए। हाँ, मैं पर्सनली मैं ऐसा मानता हूँ कि जो डायरेक्टर होता है वो
क्योंकि वो जितना भी मूवीज़ में क्या बोलते हैं कि स्टोरी टेलिंग में जितना भी इन्वॉल्व होता है, तो उसको ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट या ह्यूमन बिहेवियर में उसको ज़्यादा मतलब कि क्या बोलते हैं कि एक्सपर्ट होना चाहिए। यस ऑफ तो कोर्स। अगर वो उसमें अच्छा होगा तो तो अच्छा डायरेक्टर बन सकता है, क्योंकि आप ऐसा मानते हैं? हाँ हाँ ऑफ कोर्स, आई 100% एग्री विद दैट, बिकॉज जैसा कि मैं अपनी बात करूँ तो मैं सोशली काफ़ी इनएक्टिव हूँ, सोशली सिलेक्टिव भी बोल सकते हैं आप। यस। कि काफ़ी कम मेरा बाहर जाना काफ़ी कम रहता है। जब मैं काम करता हूँ तभी मैं बाहर जाता हूँ, लेकिन जब मैं जाता हूँ तो मेरा बोलना काफ़ी कम रहता है और मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन। यस, ऑब्जर्वेशन काफ़ी एक कहते हैं ना कि इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू बिकम अ डायरेक्टर। यस यस, कि मेरा अगर वही आप पॉइंट था। यस कि अगर आप इंसान को जानेंगे नहीं तो आप किसी इंसान को, कोई ऐसे इंसान को जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, इसको कैसे उनको स्क्रीन पे प्रेजेंट कैसे कर पाएंगे? सो या आई एग्री विथ यू कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना। Yes. और अलग अलग लोगों को देखना कि वो कैसे जी रहे हैं, उनका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, वो कैसे चलते हैं, वो कैसे हर एक लोग के साथ बिहेव करते हैं। जैसे कि हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम बैठते हैं और देखते हैं कि ये इंसान एक फैमिली है जो 10-12 लोग हैं, तो हर किसी के साथ किसी इंसान की एक अलग अलग टाइप की अंडरस्टैंडिंग होती है। कि जैसे कि हम दोनों हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग अलग है, लेकिन मेरे कोई फ्रेंड के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अलग है, या शायद आपके कोई फ्रेंड के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग अलग है। तो सभी के साथ एक अलग अलग रिश्ता होता है। सो एज ए डायरेक्टर आई ऑब्जर्व दैट कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग कैसे चल रहे हैं, लोग कैसे बातचीत कर रहे हैं एक दूसरों के साथ। एंड आई नेवर डिड दैट बिफोर, बट आई स्टार्टेड डूइंग इट आफ्टर our film Destiny. Okay. Because that's when I कि मुझे समझ में आया कि I could also act. उसमें बहुत ही वो अच्छा फिल्म के performance बाद किया था। वो फिल्म के बाद ऐसा लगा मुझे कि yes I could also act. So उसकी वजह से मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट पड़ा, और शायद उसी वजह से मुझे एज अ डायरेक्टर वो काफ़ी वो चीज़ हेल्प की। कि अगर और एज अ राइटर भी हेल्प की, क्योंकि जब आप कोई कैरेक्टर लिखते हैं तो आप कहीं ना कहीं से वो रियल लाइफ से आप लेते हो। हाँ कोई परसेंटेज, कोई सर्टेन स्पेसिफिक परसेंटेज आप किसी में से लेके एक अच्छा कैरेक्टर बनता है। या आप जब इमेजिन करते हो कि ये कैरेक्टर मैं बना रहा हूँ वो कैसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं से वो चीज़ आपके दिमाग में आती है। और आई थिंक जब रजत का मैं उनके कैरेक्टर पे काम कर रहा था, तो उस कैरेक्टर में ऐसे कई एस्पेक्ट्स हैं जो मैंने अपनी पर्सनालिटीज में से उनमें डाले हैं। सो रजत इज द क्लोजेस्ट आई कैन बी एज अ कैरेक्टर इन अ फिल्म। ओके, तो आपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में कुछ आपने डिसाइड किया है, कुछ आप बता सकते हैं उनके बारे में, उसके बारे में? यस, नेक्स्ट प्रोजेक्ट इसके बाद जिसका नाम होगा चंद्रग्रहण। ओके, नाम भी रिवील कर दिया है। एंड वो भी हॉरर फिल्म है। एंड मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, लेकिन इट विल बी द बिगेस्ट फिल्म इन टर्म्स ऑफ कास्ट। ओके। एंड इन टर्म्स ऑफ द ग्रैंडोर, इट विल बी ग्रैंड, यस, इन शॉर्ट। ओके। सो एंड दैट इज़ अ फिल्म दैट मैं अभी भी उसकी स्टोरी पे काम कर रहा हूँ, एंड इट इज़ बीइंग पॉलिश्ड। एंड आई थिंक देयर इज़ अ रोल फॉर यू इन दैट फिल्म, which we'll talk about it. But that's all I can say. Yes, okay. So we'll wrap up this. Yes. I would like to say all the best for this film. 31st जनवरी को इसका ट्रेलर आ रहा है और 8 फरवरी को ये रिलीज होने वाली यूट्यूब पे। तो आई रिक्वेस्ट कि आप सब लोग देखें, और ख़ास तो आपका जो रिव्यू है, आपका जो थॉट्स हैं मतलब किसी कैरेक्टर के बारे में या फिर शॉर्ट फिल्म के बारे में, तो आप उसको कमेंट में लिखें। ओके, सो थैंक यू सो मच. Thank you, Chirag, for doing this. Thank you.